साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए मैराथन क्लास। और इस क्लास में हम आपको अभी जो प्रीवियस ईयर में 2017 में एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। और हमने अभी तक आपको 2 पेपर पूरे सॉल्व करवा चुके हैं, जिसमें हमने उनकी 4 क्लासेस बनाई हैं, जिसमें खंड 1 और खंड 2 एक क्लास में पार्ट में करा है और खंड 3 और 4 एक पार्ट में करा है। इस तरीके से हमने आपके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो है ये सुबह की शिफ्ट का जो 9:30 पर हुआ था 2017 में 31 मई को, अब वो वाला पार्ट हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। और इसमें आज की क्लास में हम इसके खंड 1 और खंड 2 पूरे कंप्लीट कराएंगे। जो खंड 1 जो है वो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 55 मार्क्स का होता है। और इसी के बाद जो आपका सेकंड जो खंड होता है वो क्या होता है, तो जनरल जो कि मतलब कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित है और कुछ तार्किक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी कितने होते हैं, 55 नंबर का होता है। मतलब कि आपको आज की क्लास में 110 मार्क्स का जो पेपर है हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और अगले खंड जो अगला क्लास रहेगी, इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें हम आपको बाकी के बचे 2 खंड और करवाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम आपको पूरे जो प्रीवियस ईयर 2017 में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस मतलब कि एग्ज़ाम में पेपर हुए थे वो सभी पेपर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। और बहुत आप लोगों का इसमें बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है हमको, तो हम इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी क्लास को इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। बस हम क्लास आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी क्लासेस बनाएंगे। सिर्फ आपका काम है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो रोज़ की क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। तो चलिएगा, अब हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से इसकी आप PDF भी ले सकते हैं। और ये जो हम क्लास लेंगे थोड़ी स्पीड से लेते हैं, ताकि आपका कम समय में, क्योंकि 110 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम थोड़ा स्लो लेंगे तो आपके 110 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कम से कम 2 घंटे से ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड से रखते हैं ताकि आपका कम समय में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो चलिए अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। आपने बिना कहे आई होप आपने बिना कहे सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। तो देखिए अभी आपके सामने डेट भी लिखी है कि 31 मई 2017 को जो सुबह 9 बजे एग्ज़ाम हुआ था, ये उससे संबंधित क्लास है। इसमें हम आपको पूरा इससे रिलेट करवाएंगे, तो सभी लोग क्लास से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए और सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जितनी देनी थी हमने सारी दे दी। बस आप क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ते हुए चलिएगा। चलिए अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी नामक जीवाणु किस जीवाणु से होता है, बताइए। काली खांसी जो है पर्टूसिस जिसको बोलते हैं, या फिर बूफिंग कप भी बोला जाता है, ये इनके अन्य नाम हैं, बूफिंग कप और काली खांसी और पर्टूसिस। अब देखिए नाम ही मैंने बता दिया है, तो इससे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये किस जीवाणु के कारण होता है।
ठीक है। तो काली खांसी जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो सबसे पहले तो काली खांसी जो है वो किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? तो बारडेला माइकोबैक्टीरियम है, या फिर बोर्डेटेला ब्रोंकाई सेप्टिका है, या फिर बोर्डेटेला पर्टुसिस है, या फिर बोर्डेला पर्टुसिस है। बताइए क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोर्डेटेला पर्टुसिस जो है इसका जीवाणु का नाम है, जिसके कारण काली खांसी होती है। और इसके लिए है ना डीपीटी का टीका भी लगता है ना। किसका लगता है? डीपीटी का टीका भी लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे और क्लास को लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रमण बताइए। एक संक्रामक रोग कौन सा है? बताइए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया होता है, या फिर क्षय रोग होता है, या फिर टिटनस होता है, या फिर चेचक होता है? बताएं क्या होता है? तो देखिए माइक्रोबैक्टीरियम के कारण कौन सा होता है? क्षय रोग होता है। ट्यूबरकुलोसिस होता है मतलब कि टीबी होता है। कौन सा होता है? टीबी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICMR 2010 विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व स्कूली बच्चों को अनुशासित नियासिन की आवश्यकता होती है। बताइए कितने नियासिन की आवश्यकता होती है? पूर्व विद्यालयी बालक मतलब जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं उनको कितने नियासिन की आवश्यकता होती है ICMR 2010 के अनुसार? 8 से लेके 11 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 4 से 6 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 1.8 से लेके 2 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 0.5 से लेके 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो देखिए जो पूर्वी विद्यालयी बच्चे होते हैं उनको ICMR 2010 के अनुसार कितना प्रतिदिन नियासिन चाहिए? तो उनको चाहिए 8 से लेके 11 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितना? 8 से लेके 11 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृद्धिरोध ठीक है, वृद्धिरोध के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है? बताइए वृद्धिरोध हम किसको बोल सकते हैं? आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई, या आयु की दृष्टि से अत्यंत कम वजन, या फिर लंबाई की दृष्टि से अत्यंत कम वजन, या फिर लंबाई की दृष्टि से कम भार? बताइए क्या हो जाएगा? वृद्धिरोध किसको बोलेंगे? स्टंटिंग किसको बोला जाता है? बताइए। तो स्टंटिंग मीन्स होता है कि जब है ना आयु की दृष्टि से कम लंबाई होती है, क्योंकि वृद्धि किसको बोलेंगे? हम लंबाई को ही बोलते हैं। ठीक है, लंबाई कम होती है तो उसको अपन बोल देते हैं कि ये कम इसकी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि किससे संबंधित हो जाएगी? स्टंटिंग किससे संबंधित है? जब आयु की दृष्टि से मतलब जितनी आयु है उसके हिसाब से बहुत कम किसी की हाइट बढ़ना क्या कहलाता है? स्टंटिंग या फिर वृद्धिरोध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। NUHM या फिर NRHM या फिर ICDS या फिर WHO? बताएं 12 अप्रैल 2005 को। देखिए अगर हम इनका देखें तो इनका एक सेकंड रुकिए। देखिए अगर ICDS का देखें तो ICDS कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। WHO क्या है? 7 अप्रैल को है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 की बात है। ठीक है, अब बचा क्या है? तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 को आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NHRM। कौन सा? NRHM जो है 12 अप्रैल 2005 को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए। बताइए किसके लिए?
गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर और आकार में समान वृद्धि के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए गर्भ अवस्था में अगर हमें ऊर्जा की किसी भी गर्भस्थ जो माता है, गर्भ अवस्था के दौरान माता को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधियों के लिए भी, गर्भनाल की वृद्धि के लिए भी, और माता के शरीर के आकार में समान वृद्धि के लिए भी। तो इन सभी के लिए उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके साथ लौह संपूर्ण से रक्त अल्पता ठीक होने में मदद मिलती है? बताइए किस चीज़ के साथ साथ? अगर हम जैसे कि थायमीन के साथ, या फिर चलिए एक सेकेंड रुकिए, है ना, थायमीन के साथ, फोलिक अम्ल के साथ, या फिर राइबोफ्लेविन के साथ, या फिर कोलिन के साथ। तो देखिए अगर है ना रक्त अल्पता पूरी करनी है, मतलब कि अगर रक्त की कमी हो जाती है, तो उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हम किसकी गोली लेते हैं? तो फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। किसकी गोलियां दी जाती हैं? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसके कारण होता है? कौन सा? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पूछा है, किसके कारण होता है? निर्धनता के कारण होता है, या दूध छुड़वाने की अवहेलना के कारण होता है, दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए किसके कारण जो है कुपोषण होता है बच्चों में? सभी लोग बताएंगे कि किसके कारण कुपोषण होता है बच्चों में। तो देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये सभी कारण होते हैं इसके। क्या होते हैं? ये सभी कारण हैं इसके प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की, चाहे वो निर्धनता हो, या फिर दूध छुड़वाने की अवहेलना हो, या फिर दीर्घकालिक संक्रमण हो। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? किसी भी बच्चे को कुपोषण ऊर्जा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है एक वायु वहित रोग नहीं है? देखिए वायु से होने वाले, मतलब कि एयरबोर्न डिसीज, इसमें से कौन सी नहीं है? चेचक नहीं है, मलेरिया नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है, या फिर एंथ्रेक्स नहीं है। इसमें पूछा है वायु वहित रोग कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें चेचक भी एक वायु वहित रोग है, ठीक है, इसमें इन्फ्लुएंजा भी है और एंथ्रेक्स भी है। लेकिन मलेरिया किससे? मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से होता है, इसलिए ये कैसा है? वायु वहित रोग नहीं है, जबकि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। देखिए अगर मलेरिया का देखें तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था? मलेरिया नियंत्रण, ठीक है, कार्यक्रम कब चला? मलेरिया नियंत्रण जो कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था? तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1953 में चलाया गया था। ठीक है, 1953 में चलाया गया था। जबकि इसका उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये 1953 है। ठीक है, 1953 और उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1958 में चलाया गया था। इसको भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण के कारण हो सकता है। देखिए अगर आप अपर्याप्त खाना खाते हैं, पूरा पर्याप्त खाना नहीं खाते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? अच्छा, अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण किसके कारण हो सकता है? भोजन की खराब योजना, या फिर भोजन छोड़ देने, या फिर स्वास्थ्य की खराब आदत, या फिर उपरोक्त सभी। जैसे कि अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण मतलब कोई भी अपर्याप्त खाना खा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? भोजन की खराब योजना, या फिर भोजन छोड़ देना, या फिर है ना स्वास्थ्य की खराब आदतें, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी कारणों से क्या होता है? अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की जो
संक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं बताइए। बाल्य अवस्था से, अगर बाल्य अवस्था से और वयस्क अवस्था में संक्रमण जाता है तो उस अवधि को क्या बोलेंगे, मिडिल एज बोलेंगे, मतलब मध्य, ये बाल्य अवस्था, या फिर किशोर अवस्था, या पूर्व विद्यालयी अवस्था। तो देखिए बाल्य अवस्था से और वयस्क तक, ठीक है, बाल्य से वयस्क के बीच की जो अवस्था रहेगी उसको क्या बोलेंगे, तो मध्य एज बोला सॉरी, इसको बाल्य से लेके और वयस्क तक के बीच की जो एज होती है वो कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोर वया हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किशोर वया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जो है सार्वभौमिक टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल नहीं, बताइए। सार्वभौमिक टीकाकरण में कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं है, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं है, OPV नहीं है, BCG नहीं है, DPT नहीं है, कि IDD नहीं है। तो देखिए जो सार्वभौमिक कार्यक्रम है उसमें है ना, इसमें OPV जो है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये भी शामिल है, ठीक है। BCG का जो टीका लगता है ये भी शामिल है, BCG का टीका भी शामिल है, और DPT का टीका भी शामिल है, DPT का, ये तीनों शामिल है किसमें, तो सार्वभौमिक टीकाकरण में। लेकिन IDD जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, IDD शामिल नहीं है। तो राइट आंसर IDD हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कच्चे अंडे की सफ़ेदी में उपस्थित प्रोटीन जो कि बायोटीन से आवंदित होकर उसके अवशोषण को रोक देता है वो क्या कहलाता है। देखिए अंडे, जो कच्चा अंडा होता है उसकी जो सफ़ेदी में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि बायोटीन से आवंदित होकर और अवशोषण को क्या कर देता है, रोक देता है। तो एबिडीन या बायोसाइटिन या कार्बोक्सिलीकरण या फिर बायोटिनाइडेज, बताइए कौन सा होता है। तो देखिए कच्चे अंडे की सफ़ेदी में उपस्थित जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, एबिडीन प्रोटीन होता है। कौन सा उपस्थित होता है, एबिडीन प्रोटीन जो होता है अंडे की, जो कच्चा अंडा रहता है उसकी सफ़ेदी में उपस्थित होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला के आहार में किसे शामिल नहीं किया जाता। जो गर्भवती महिला है उसके आहार में किसको शामिल नहीं किया जाता, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, धूम्रपान को, या फिर विटामिन्स को। तो देखिए अगर हम गर्भवती महिला का देखें तो प्रोटीन भी शामिल किया जाता है उसके खाने में, कार्बोहाइड्रेट को भी शामिल किया जाता है, विटामिन्स को भी, क्योंकि विटामिन्स रोगों से लड़ने में मदद करता है। प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रोटीन क्या करता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतक या सेल्स होती हैं उनकी मरम्मत करता है। लेकिन धूम्रपान जो है इसको देना सही नहीं है। तो स्मोकिंग जो है वो महिला के आहार में नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैक्टोज केवल किस में उपस्थित होता है, बताइए। लैक्टोज किस में होता है, दूध में उपस्थित होता है, अनाज में होता है, फल में होता है, या फिर सब्जियों में होता है, बताएं। लैक्टोज किस में शामिल होता है, दूध में, अनाज में, फल में, या सब्जी में। तो देखिए लैक्टोज किसकी शर्करा है, दूध की शर्करा है। किसकी शर्करा कहा जाता है इसे, लैक्टोज को दूध की शर्करा कहा जाता है ना। तो लैक्टोज किसकी शर्करा है, दूध की शर्करा है, ठीक है। चलिए फल में कौन सा मिलेगा, तो फल में मिलेगा फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज शर्करा जो है वो किस में मिलती है, फल में मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता में आयोडीन की कमी नवजात शिशु में किसकी जटिलता से संबंधित है। देखिए अगर आयोडीन, माता में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो नवजात शिशु रहता है उसमें किस चीज़ की कमी या फिर कौन सी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। तो तंत्रिकीय क्रिएटिनता मतलब वामनता, या फिर प्रसव पूर्व मृत्यु दर में वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर जन्मजात असमानताएं। तो देखिए अगर माता में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, कोई भी गर्भवती माता है उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें तंत्रिकीय क्रिएटिनता मतलब वामनता भी हो जाती है, ठीक है। प्रसव पूर्व मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, जन्मजात असामान्यताएं भी हो जाती हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य किसको घटाना है, बताइए। जननी सुरक्षा योजना जो है, जननी सुरक्षा योजना, इसका लक्ष्य क्या है, किसको घटाना है? तो नवजात शिशु की मृत्यु को, मातृ मृत्यु को, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों, बताइए किसको घटाना है जननी सुरक्षा योजना? तो जननी सुरक्षा योजना दोनों का ही की मृत्यु दर को घटाना, चाहे फिर वो नवजात की मृत्यु दर हो या फिर मातृ मृत्यु दर हो, इन दोनों को ही घटाना क्या कहलाता है, मतलब इसका लक्ष्य है किसका, जननी सुरक्षा योजना का। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान है, बताइए कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए एक दिन में शरीर को? 4.0 कैलोरी, 4.8 कैलोरी, या फिर 5.65 या 9.45, बताइए। तो प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान कितना है? 4.0। कितना है? 4.0 जो है इसका क्रियात्मक मान है, जबकि ये किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। ये कितना है? कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कितना है? 4.80, और जबकि जो प्रोटीन है इसका कितना है? तो 4.0, ठीक है। चल, अंडे में उपस्थित प्रोटीन को कहा जाता है, बताइए। अंडे में उपस्थित जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है? संपूर्ण प्रोटीन है, अपूर्ण है, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, अंडे में जो प्रोटीन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। अंडे को क्या बोला जाता है? संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। उसमें क्या होता है? संपूर्ण प्रोटीन होता है। तो अंडे में उपस्थित प्रोटीन को संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है ना। इसके अलावा सोयाबीन में भी मिलता है, ठीक है। सोयाबीन में कितना? 42 से लेके 43% तक क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। आप इसको भी याद रखें। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि एस्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। अब एस्कार्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? अगर आपको ये पता चल जाए तो आप बता सकते हो कौन सा रोग होगा। स्कर्वी रोग होगा, बेरी होगा, रतौंधी होगा, या फिर पेलेग्रा होगा? बताएं किसकी कमी से होता है? सभी लोग बताएंगे एस्कार्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपको इसका नाम पता है तो आप बता देंगे। तो देखिए, अगर एस्कार्बिक अम्ल की बात करें तो एस्कार्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। अब आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो जो विटामिन सी है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं? बताएं। जो नवजात है उसके नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको, ठोस मतलब जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? पीयूष मतलब कोलेस्ट्रम कहा जाता है, बेइकोस्ट कहा जाता है, या फिर दलिया कहा जाता है, ठीक है, या फिर भोजन कहा जाता है? बताएं क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो नवजात शिशु के जो आहार होता है उसमें पहली बार जोड़े गए जो ठोस भोजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बेइकोस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बेइकोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बेइकोस्ट कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रम होता है तो कोलेस्ट्रम किसको कहते हैं? माता के दूध को कहते हैं, ठीक है। किसको कहा जाता है? माता के दूध को, है ना, माता के दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो कि 3 दिन का जो दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध, उसको कहा जाता है, ठीक है। और बेइकोस्ट क्या होता है? जो पहली बार ठोस भोजन दिया जाता है वो। चलिए, अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल हैं, बताइए कौन सी जो है अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन से मिलेंगे? बताइए। लाइसिन,
ट्रिप्टोफैन या फिर थियोनिन या फिर मेथियोनिन। बताइए किसमें अमीनो अम्ल होते हैं सीमाकारी। सीमाकारी मतलब कि बहुत कम लिमिटेड मात्रा में मिलेंगे। तो देखिए अनाजों में सबसे कम मतलब लिमिट उसमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो लाइसिन मिलेगा। कौन सा अमीनो अम्ल मिलेगा, लाइसिन या अमीनो अम्ल जो होता है ये अनाजों में सीमाकारी होते हैं। जबकि ट्रिप्टोफैन जो होते हैं ये किस में कम मिलता है, तो मक्का में कम मिलता है। ये मक्का में कम होता है ट्रिप्टोफैन, है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये इस दाल में कम मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टीकाकरण में एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। बताइए किस तरीके की नस्ल को प्रवेश कराया जाता है। जब वैक्सीनेशन होता है तो उसमें एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। किस प्रकार, मृत विषाणु या फिर जीवाणु या फिर रसायनों को, मृत कवक को या जीवित विषाणु या फिर जीवाणु को। तो देखिए जब भी वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन में जो इंजेक्शन के थ्रू जो भी एक बैक्टीरिया या फिर एक जो वायरस होता है उसकी क्या किया जाता है, तो इसके है ना विषाणु मतलब जीवित विषाणु या फिर जीवित जीवाणु को क्या किया जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, जीवित विषाणु और जीवाणु। चलिए ICMR 2010 के अनुसार जो स्तनपान के मतलब 0 से लेकर 6 माह के दौरान मतलब कितनी कैलोरी में ऊर्जा आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है कि जो 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चे का स्तनपान करा रही माता को एक दिन में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसके अकॉर्डिंग, तो ICMR 2010 के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। कितनी, तो 600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICMR 2010 के अनुसार वयस्क पुरुष हेतु कितना प्रोटीन चाहिए। बताइए वयस्क पुरुष के लिए कितना प्रोटीन चाहिए प्रतिदिन, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 60 ग्राम। बताएं वयस्क पुरुष के लिए कितना प्रोटीन चाहिए होता है प्रतिदिन, कितना, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी, 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक वयस्क पुरुष को। ठीक है, चलिए अभी तक अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन बच्चों तक या उन लोगों तक भी ये क्लास पहुंच सके जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। अगर हम कह भी नहीं पाते हैं तो आप क्लास में जब आते हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फिर बिंदास बैठ के क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित के आहार को उसमें क्या होना चाहिए। सिंपल सा है कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे होते हैं उनके आहार में क्या क्या होना चाहिए। तो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन से समृद्ध और कैलोरीन की निम्न मात्रा होनी चाहिए, या खराब गुणवत्ता वाले प्रोटीन होना चाहिए और कैलोरीन की मात्रा उच्च होनी चाहिए, या अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोटीन होना चाहिए और कैलोरी की मात्रा भी उच्च होनी चाहिए, और जो है ना खराब गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कम कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखिए जो प्रोटीन और ऊर्जा से कुपोषित बच्चा है तो उनको प्रोटीन की भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर सी कि अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन होना चाहिए और प्रोटीन से समृद्ध एवं कैलोरी का मान जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो कैलोरी की उच्च मात्रा होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 1962 में कौन सा रोग निरोध कार्यक्रम आरंभ किया था। बताइए, भारत सरकार के द्वारा जो 1962 में कौन सा रोग निरोध कार्यक्रम चालू किया गया था। विटामिन ए रोग निरोध कार्यक्रम, पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम, या आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम, या फिर घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम। बताएंगे कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा 1962 में कौन सा रोग निरोधक कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। कौन सा, आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार ने 1962 में चालू किया गया था। कब किया गया था, 1962 में चालू किया गया था आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि माता में फोलेट की कमी नवजात शिशु में कौन से तंत्रिका नाल दोष, मतलब जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जोखिम में वृद्धि कर देती है। जो अगर माता में है ना फोलेट की कमी हो जाती है तो नवजात के तंत्रिका नाल दोष उत्पन्न हो जाता है, और उसमें भी है ना कौन सी तंत्रिका नाल दोष जो है वो जोखिम में उसकी मतलब कि जोखिम में वृद्धि होगी, तो उसको हाइपोप्लासिया हो जाएगा, या फिर कैल्सीमिया हो जाएगा, स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा, या फिर एनीमिया हो जाएगा। बताएं क्या हो जाएगा। तो याद रखें, जब फोलेट की कमी हो जाती है नवजात को और जिसके कारण उसको तंत्रिका नाल दोष बढ़ जाता है, तो वो किसकी कमी से हो जाता है, तो वो हो जाता है स्पाइना बाइफिडा के कारण। किसके कारण हो जाता है, जो स्पाइना बाइफिडा होती है उसके कारण जो तंत्रिका नाल दोष के जोखिम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। जब इसलिए फोलेट की गोलियां दी जाती हैं ताकि माता की स्पाइना बाइफिडा जो रहता है उसमें ठीक रहे, है ना, नवजात की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे, ठीक है। बताइए कि खसरा एक संक्रामक रोग है, ये किस श्रेणी में आता है। जो खसरा है वो किस श्रेणी का है, भोजन बहित रोग है, या फिर जल बहित रोग है, वायु बहित रोग है, या न्यूनता किसी की कमी से होता है, या वायु से होता है, जल से होता है, या फिर भोजन से होता है। तो जो खसरा रोग होता है, खसरा रोग किसके कारण होता है, तो खसरा रोग होता है जो वायु से होता है। किससे होता है, वायु बहित रोग है। किससे संबंधित है, तो ये एयरबोर्न डिसीज़ है, ठीक है। किससे संबंधित है, एयरबोर्न डिसीज़ है खसरा, ठीक है, जिसे मीजल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत कथन पूछा है, कौन सा कथन गलत है। हैजा एक वायुवीय रोग है, ठीक है। देखो कोलेरा पूछ रहा है, एक वायुवीय रोग है, या मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। यह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनस का संक्रमण होता है। बताइए किस तरीके का है। तो देखिए इसमें से गलत जो बोला है, गलत क्या है, हैजा एक वायु बहित रोग नहीं है, ठीक है। हैजा एक वायु बहित रोग नहीं है, जबकि हैजा किसके कारण से होता है, तो हैजा जो होता है मच्छर वगैरह के काटने से होता है, तो ये प्रोटोजोआ बहित है। जबकि खसरा एक वायु बहित है लेकिन हैजा वायु बहित नहीं है। जबकि मलेरिया मच्छरों से काटने से होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही होता है, और टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनस होता है। तो ये सब सही थे, बस हैजा वाला गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भस्थ मनुष्य में गर्भ की अवधि शिशु जन्म तक चलती है, और ये सामान्य गर्भ अवधि कितनी होती है। देखिए सामान्य गर्भ अवधि अगर हम बोलें तो 280 दिन की होती है ना, 280 दिन की सामान्य गर्भ अवधि होती है। लेकिन इसमें हमें आंसर सप्ताह में दिया है, तो सप्ताह में देख लेते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन का होता है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, तो लगभग 40 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह की होती है, 40 सप्ताह की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 सप्ताह, ठीक है। तो मनुष्य में गर्भ की अवधि जो होती है मतलब कि गर्भ से लेकर और शिशु जन्म तक की जो अवधि होती है वो गर्भावस्था कहलाती है, और ये 280 दिन की होती है अगर दिन में पूछें, और सप्ताह में पूछेंगे तो 40 सप्ताह की होती है। चलिए
आईसीडीएस के संशोधित मानकों में गर्भवती व स्तनपान करा रही महिला को कितनी कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बताइए, संशोधित मानकों के हिसाब से फिर प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए होगी और कितनी प्रोटीन चाहिए होगा। तो देखिए, अभी हमने देखा था कि आईसीडीएस 2010 के अनुसार 600 कैलोरी उनको माता को क्या चाहिए था, कैलोरी चाहिए है ना। तो 600 कैलोरी और कितना प्रोटीन चाहिए रहेगा, तो 18 से लेके 20 ग्राम प्रतिदिन इनको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 600 कैलोरी और 18 से लेके 20 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इनको आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में कैल्शियम की कमी को क्या कहा जाता है? बताइए, रक्त में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे क्या होगा? एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब बताइए कि अगर रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, फॉस्फोरिलीकरण हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या हो सकता है? सभी लोग आंसर को देते हुए चलेंगे कि रक्त में कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है। तो रक्त में कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, जबकि अगर कैल्शियम की कमी की जगह पर अधिकता हो जाती है तो हाइपर कैल्सीमिया कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर, है ना, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी को और क्या बोलते हैं? बताइए, डिप्थीरिया बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, या फिर पर्टूसिस बोलते हैं। ये तो पहला ही क्वेश्चन था जिसमें हमने इसका नाम बताए थे आपको। इसे बूफिंग कब बोला जाता है, काली खांसी बोला जाता है, तो और क्या कहा जाता है? तो और इसका अदर नेम क्या है? पर्टूसिस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्टूसिस भी कहा जाता है। किसको? काली खांसी को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा किसके संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, या फिर शैवाल के कारण? बताएं, इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा किस संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, शैवाल के कारण? बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषाणु इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीडीएस में संशोधित मानकों के अंतर्गत बच्चे जो 6 माह से लेकर और 72 महीने तक के बच्चे जो होते हैं उनको कितनी कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अभी किसकी बोली थी? तो गर्भवती महिला, और जो गर्भवती महिला या फिर है ना धात्री महिला होती है, मतलब कि स्तनपान करा रही महिला को कितना 600 कैलोरी चाहिए था, और 8 से लेकर 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए था। अब वो पूछ रहा है कि है ना 2010 के अनुसार 6 माह और 72 महीने, 6 से लेके 72 महीने का जो बच्चा होता है उसकी को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 से लेके 25 या फिर 18 से लेके, जैसे कि 1800 कैलोरी और 20 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन, 1600 कैलोरी, 18 से लेके 20 ग्राम प्रोटीन, 500 किलो कैलोरी, 12 से लेके 15 ग्राम प्रोटीन, और 1000 किलो कैलोरी 20 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन। बताएं कितना आता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
500 किलो कैलोरी और 12 से लेके 15 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको? 6 से लेके 72 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको कितना चाहिए रहता है? 500 किलो कैलोरी और 12 से लेके 15 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करेंगे? अगर कोई भी बच्चा है उसको दस्त हो गए तो फिर क्या किया जाएगा? तुरंत चिकित्सक को बुलाएंगे या उबाल कर ठंडा किया जल बार बार पिलाएंगे या ORS देंगे या फिर उपरोक्त सभी? बताएं क्या करेंगे जब अगर आप एक बच्चा है और उसको क्या लग गए हैं? दस्त लग गए हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलेंगे कि क्या करा जाएगा। बताइए क्या करा जाएगा? बताइए क्या करा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। ORS भी देंगे, उसको उबाल कर जो पानी है उसको बार बार ठंडा करके भी पिलाएंगे और तुरंत चिकित्सक को बुलाएंगे भी, है ना। तो ये सभी जो है वो बिल्कुल सही आंसर कर देंगे। उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, उसके ही यही आंसर होगा, है ना। ORS, लेकिन पहले अगर इसमें बोलते कि मुख्यतः क्या करेंगे, तो मुख्यतः करेंगे उसको ORS देंगे। क्या करेंगे? मुख्यतः उसको ORS देंगे, ठीक है। चल, लेकिन इसमें सभी पूछा, मुख्य कुछ नहीं पूछा, तो उपरोक्त सभी लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्त के हल्के फुल्के मामलों में बच्चों में किसकी कमी हो जाती है? देखिए अगर है ना दस्त होता है तो ORS के साथ हम क्या और दे देते हैं? बताइए किस चीज़ की गोलियां देते हैं? तो दस्त के हल्के फुल्के मामले में बच्चों में किसकी कमी हो जाती है? जिंक की, पोटेशियम की, वसा की या फिर प्रोटीन की? बताएं किसकी कमी हो जाती है? तो याद रखें जब ORS के साथ साथ जब हल्के दस्त लगते हैं तो ORS के साथ हम क्या देते हैं? तो जिंक की गोलियां देते हैं। क्या देते हैं? तो जिंक की गोलियां भी दी जाती हैं। किसकी गोलियां दी जाती हैं? जिंक की गोलियां दी जाती हैं, आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक जो प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं किया गया था? देखिए वही पूछा गया है, सिंपल सा पूछा है कि जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम था ना, जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत इनमें से किसका उपचार की बात नहीं की गई थी? तो किसकी? डिप्थीरिया की, पोलियो की या फिर क्षय रोग की या फिर ट्यूबरकुलोसिस? जो क्षय रोग को ही क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, मतलब कि जो TB होता है वो, और या फिर कर्क रोग मतलब कि जो कैंसर हो जाता है उसकी बात की गई थी। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें कैंसर की बात नहीं की गई थी, है ना। इसमें कैंसर की बात नहीं की गई थी और कैंसर के लिए कोई भी जो है टीकाकरण भी नहीं है। तो टीकाकरण जो है डिप्थीरिया का होता है, पोलियो का होता है, TB का भी टीका लगता है, लेकिन कोई भी कैंसर का रोग टीकाकरण जो है वो नहीं लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C गोपालन ने वर्ष 1971 में एक सुनियोजित आहार सर्वेक्षण किया था। ठीक है, देखिए C गोपालन थे, उन्होंने वर्ष 1971 में एक सुनियोजित आहार सर्वेक्षण किया था जिसमें उन्होंने पाया कि क्वाशियोरकर और मेरासमस से पीड़ित बच्चों में आहार लगभग समान थे। ठीक है, देखिए, और इस आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। सिंपल सा है। C गोपालन का कौन सा सिद्धांत था? उन्होंने ये देखा था 1971 में आहार सर्वेक्षण किया और उसके अनुसार उन्होंने देखा कि जो क्वाशियोरकर और मेरासमस से जो पीड़ित बच्चे हैं दोनों के लक्षण समान हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को क्या
एक सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। अपानुकूलन मतलब कि डिसएडेप्शन का सिद्धांत बोलेंगे, या अनुकूलन का सिद्धांत बोलेंगे, कुपोषण का सिद्धांत बोलेंगे, या फिर पोषण का सिद्धांत कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर देंगे। देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुकूलन का सिद्धांत बोलेंगे। इसको इन्होंने क्या बोला, अनुकूलन का सिद्धांत कहा था। क्या बोला था इन्होंने, इसको अनुकूलन का सिद्धांत कहा था। तो राइट आंसर अनुकूलन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई 1 लाख IU मतलब जो यूनिट की पहली खुराक होती है किस चीज़ की होती है। देखिए, खसरे में जो खसरे की वैक्सीन लगती है तो उसके साथ साथ है ना 1 लाख यूनिट किस चीज़ की खुराक देती है, विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन बी की, या फिर विटामिन ई की। बताएं किसकी खुराक दी जाती है। जब 9 महीने के बच्चे को खसरे का टीका लगता है तो उसके साथ 1 लाख यूनिट की कौन सी गोलियां दी जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विटामिन ए हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, इसमें क्या दिया जाता है, तो विटामिन ए जब 9 महीने का बच्चा होता है तो उसको जब खसरे का टीका लगाया जाता है, 9 महीने के बच्चे को जब खसरे का टीका लगाया जाता है तो उसमें उसके साथ उसको क्या दी जाती है, 1 लाख यूनिट विटामिन ए की गोलियां दी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामक हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा हुआ था। बताइए किसके द्वारा किया गया था। जब गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ अवस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG जो है HCG, बताएं किसका हुआ था नामक हार्मोन का उत्पादन हुआ था। उत्पादन किसके द्वारा होता है, फेलोपियन नलिका, गर्भनाल द्वारा, या अंडा से, या फिर स्तन ग्रंथियों द्वारा। बताएं किसके द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब गर्भनाल के द्वारा होता है। मतलब कि जब गर्भ अवस्था में ह्यूमन के दौरान ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो HCG नामक हार्मोन का उत्पादन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, या फिर गर्भनाल के द्वारा होता है। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा ICDS योजना चलाई जाती है। बताइए किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, या फिर कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा। बताइए किसके द्वारा चलाई जाती है। तो ICDS योजना जो है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है। ICDS योजना जो है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो देखिए किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो ICDS जो योजना है वो किसके द्वारा चलती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में पॉलीसेकेराइड, ठीक है, मुख में पॉलीसेकेराइड के पाचन का आरंभ किस एंजाइम के द्वारा होता है। जब मुख में पॉलीसेकेराइड का पाचन होता है तो वो किस एंजाइम द्वारा होता है, टाइलिन द्वारा, लैक्टोज द्वारा, लाइपेज द्वारा, या उपरोक्त सभी। बताएं। तो देखिए जो मुख में अगर पॉलीसेकेराइड है उसका अगर पाचन हो रहा है तो किस एंजाइम के द्वारा होगा, तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टाइलिन एंजाइम जो है उसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिकाओं की वृद्धि एवं विकास पर किससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए
जो बालिकाएं होती, बालिकाओं में की जो वृद्धि होती है और विकास होता है उस पर किसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? जाति का, स्वास्थ्य देखभाल का, या फिर आरंभिक मातृत्व देखभाल का, या फिर पोषण का? बताइए किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो देखिए अगर है ना कोई भी बालिका है उसकी वृद्धि और विकास पर है ना स्वास्थ्य की देखभाल का भी प्रभाव पड़ता है, आरंभिक मातृत्व देखभाल का भी प्रभाव पड़ता है और पोषण का देखभाल मतलब कि प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन जाति का, कास्ट का जो है उसकी वृद्धि और विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS 2010 के अनुसार जो गर्भावस्था के दौरान कितना आयरन चाहिए रहेगा? बताइए गर्भावस्था के दौरान कितना आयरन चाहिए रहेगा? 35 ग्राम प्रतिदिन, या फिर 45 ग्राम प्रतिदिन, 75 ग्राम प्रतिदिन, या फिर 100 ग्राम प्रतिदिन? देखिए इसमें आयरन की बात की गई है। ठीक है, बताएं कितना चाहिए रहेगा? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 35 ग्राम प्रतिदिन। कितना? 35 ग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। 35 ग्राम जो आयरन है, मिलीग्राम आयरन जो है वो प्रतिदिन आवश्यकता होती है मिलीग्राम में। ठीक है, किसमें? मिलीग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण का पता लगाने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त उपाय है। बताइए अगर बच्चों में कुपोषण का पता लगाना, बच्चों में क्या लगाना है? कुपोषण का पता लगाना है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? वृद्धि रुक जाएगी, मतलब कि उसमें आमतौर पर प्रयुक्त उपाय कौन सा है? वृद्धि, रुद्ध, या फिर समय से कम भार, या फिर क्षय, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्या इसका नापने का तरीका होगा? बच्चों में कुपोषण का पता लगाना किससे पता लगा पाएंगे? बताइए बच्चों के कुपोषण का किससे पता लगाएंगे? तो प्रयुक्त उपाय से, ये मतलब वृद्धि रुद्ध से, सामान्य से कम भार वाला, क्षय, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसकी वृद्धि रुक जाएगी तो भी पता लग जाएगा, उसके जो भार है, वजन है, कम हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा, और उसमें अगर कोई क्षति हो रही है तो भी उसके बारे में पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए किस चीज़ के लिए हमें उच्च प्रोटीन और उच्च कैलोरी आहार की अनुशंसा की जाती है? कब व्यक्ति को अच्छे मतलब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए और ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन देनी चाहिए? किस दशा में? जब बच्चे कुपोषित हो जाते हैं तब, या मोटापाग्रस्त होंगे तब, वयस्क होंगे तब, या फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा तब? बताएं किस कंडीशन में उनको प्रोटीन और जो कैलोरी रहती है दोनों की मात्रा उच्च दी जाती है? तो कब दी जाती है? जब वो कुपोषित हो जाते हैं तब। कब? जब उनके अंदर पोषण की कमी हो जाती है और वो कुपोषित हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? बच्चों को उच्च पोषण वाला खाना दिया जाता है। तो अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो ये गलत बात है। आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दें क्लास को। आपकी एक अगर आप लोग क्लास को लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी क्लास लेकर आ सकें और अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ा सकें। तो बस आपका जो लाइक करना होता है, क्लास को शेयर करना होता है, वो हम इसलिए ही करवाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है इससे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका कुपोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन सा है? बताइए हड्डियों में कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा? बताएं कैल्शियम फॉस्फेट और क्लोराइड, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट आयरन, कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड, और कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम? बताइए कौन कौन से तत्व मिलते हैं? कोई हड्डी में कौन कौन से खनिज तत्व मिलेंगे? तो हड्डी में जो देखिए इसमें से है ना कौन कौन से मिल जाएंगे? तो वो मिलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम। कौन कौन से मिलेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम जो है ये तीन तत्व मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ये तीन तत्व मिलते हैं
ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीन ये जो है कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चलिए बताइए कि गर्भ अवस्था में मतलब 0 से लेके 12 सप्ताह की जो होती है पहली तिमाही, है ना, पहली तिमाही कितनी होती है, तो 12 सप्ताह की होती है, ठीक है, जिसमें 3 महीने हो जाते हैं। तो इस तिमाही में सबसे ज़्यादा जो मतलब अधिकांश महिलाओं में भार वृद्धि होने किसके बीच होती है, कितनी तक भार की वृद्धि हो जाती है। देखिए टोटल भार की वृद्धि कितनी होती है, तो 10 किलोग्राम तक हो जाती है। पूरे 9 महीने में कितने भार की वृद्धि हो जाती है, तो 10 किलोग्राम प्रति भार की वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसमें आपसे पूरे 10 महीने की नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ पहली तिमाही की पूछा है। कितने की पूछा है, पहली तिमाही की पूछा है। तो 0 से लेके 0.5 किलोग्राम बढ़ता है, 0.5 से लेके 2 किलोग्राम तक बढ़ता है, 2 से लेके 4 तक बढ़ता है, ये 4 से लेके 8 तक बढ़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 से लेके 2 kg तक बढ़ता है। पहली तिमाही में कितना बढ़ेगा, 0.5 से लेके 2 kg तक भार बढ़ता है ना, कितना बढ़ता है, 0.5 से लेके 2 kg तक इसमें भार बढ़ता है, ठीक है, पहली तिमाही में, ठीक है। वो टोटल कितना 10 kg तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए उसके अंतर्गत प्रयोजित सेवाएं हैं। देखिए ICDS जो है उसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, तो प्रतिरक्षीकरण और पूरक पोषण और स्वास्थ्य जांच, बताइए क्या क्या दिया जाता है, प्रतिरक्षीकरण, पूरक पोषण और स्वास्थ्य जांच दी जाती है, या फिर संप्रेषण मतलब रेफरल सेवाएं दी जाती हैं, और पूर्व विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षाएं दी जाती हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है, या फिर उपरोक्त सभी, बताएं क्या दी जाती है। तो देखिए ICDS जो है वो क्या क्या देता है, तो वो ये सभी जो है सुविधाएं देता है, चाहे वो प्रतिरक्षण की हो मतलब इम्यूनाइजेशन हुआ, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ, ठीक है, रेफरल सर्विस हुई, प्री स्कूल, है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें कौन देता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें देता है ICDS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस आनुवांशिक विकार को जन्म से पहले पहचाना जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जिसको ये आनुवांशिक बीमारी है लेकिन इसे जन्म से पहले पहचान सकते हैं, तो हीमोफीलिया ए, थैलेसेमिया, या फिर सिकल सेल, या उपरोक्त सभी, बताएं ये इनमें से कौन सी जो है वो पहले पहचानी जा सकती है, बताएं सभी लोग आंसर देंगे कि इनमें से कौन सी बीमारी है जिसको पहचाना जा सकता है पहले। तो देखिए ये सभी आनुवांशिक क्रियाएं हैं, इसलिए बीमारियां हैं, इसलिए इन सभी को है ना क्या कर सकते हैं, पहले ही पहचान सकते हैं, इन सभी को पहले ही पहचाना जा सकता है, चाहे वो हीमोफीलिया हो, थैलेसीमिया हो, सिकल सेल हो, ये सभी को है ना जन्म से पहले ही पहचाना जा सकता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया था कि 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क पोलियो वैक्सीन मिले, बताइए कि भारत सरकार ने पल्स पोलियो जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है वो किस वर्ष, 5 वर्ष तक तो है लेकिन किस वर्ष से, तो 2 वर्ष मतलब कि वर्ष में 2 बार मिले, या फिर वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, या फिर वर्ष में 5 बार, बताइए कब दी जाती है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की जो खुराक है वो वर्ष में कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या फिर 5 बार दी जाती है, कितनी बार दी जाती है बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि साल में, वर्ष में 2 बार मिलती, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको साल में 2 बार क्या दिया जाता है, पल्स जो पोलियो प्रतिरक्षी कार्यक्रम के दौरान के तहत उनको वर्ष में 2 बार पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, ठीक है। चलिए बताइए कि शेष भी पेलेग्रा ऐसे क्षेत्रों में बच्चों में व्यापक रूप से पाया जाता है जहाँ मुख्य आहार क्या हो, बताइए मतलब शेष भी पेलेग्रा जो है वो किसकी कमी से होता है,
किसकी अधिकता से होता है? तो चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर मक्का, बताएं। शेष भी मतलब जो कि इन्फेटाइल पेलेग्रा होता है, इन्फेटाइल मतलब जो शेषवा अवस्था में जो पेलेग्रा हो जाता है, वो इनमें से किसकी कमी की किस जगह पे होता है जहाँ मुख्य आहार के रूप में उस किसको खाया जाए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का, है ना। जहाँ मुख्य आहार के रूप में अगर मक्का लेते हैं उन जगहों पर शेष भी पेलेग्रा ज़्यादा होता है। कौन सा? शेष भी पेलेग्रा ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरायु मतलब कोरियोन जो होता है, कोरियोन उच्च तरल जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और प्लेसेंटा, इनके संक्रमण को क्या बोलेंगे? बताइए। जो कोरियोन होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और गर्भनाल मतलब प्लेसेंटा होता है, उनके संक्रमण को क्या कहते हैं? कोरियो एमनियोनाइटिक बोलते हैं, एंथ्रेक्स बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए बोलेंगे, या फिर टीबी बोलते हैं? तो देखिए इसको क्या बोला जाता है? कोरियो एमनियोनाइटिक कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियो एमनियोनाइटिस कहा जाता है। तो राइट आंसर। चल, तो आपका ये जो है खंड 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब हम खंड बी स्टार्ट करेंगे। तो खंड जो है दूसरा स्टार्ट करें उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, फिर हमारी क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया था उन्होंने लाइक कर लिया होगा, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। चल अब नेक्स्ट देखते हैं भैया। हमारा खंड बा चालू हो चुका है, तो खंड 1 कंप्लीट हो गया, खंड 2 चालू हो गया है। अब दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमने 55 क्वेश्चन लगवा लिए, अब आपके 55 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको लगवाएं। और इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। खंड 2 हम जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी से संबंधित है। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं कौन रही हैं? बताइए इसमें से ललिता कुमार मंगलम, मेनका गांधी, ममता शर्मा, या फिर जो सुषमा स्वराज। तो देखिए इसमें से जो ललिता कुमार मंगलम हैं वो क्या रह चुकी हैं? ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कौन? ललिता कुमार मंगलम, याद रखें। और पहली कौन थी? जयंती पटनायक थी। और ये जो फर्स्ट कौन थी? जयंती पटनायक थी। और ये जो है 31 दिसंबर कब? तो 31 जनवरी को बनाया गया था ना। 31 जनवरी 1992 को ये क्या हुआ था? ये बना था। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को ये बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 जनवरी 1992। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ये है, बता सकते हैं आप कौन सी वाली पत्ती भराएगी इसमें से? तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। ये इसी साइड है तो गलत हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर साइड है, ये गलत हो जाएगी। ये इधर साइड है तो ये हो सकती है। ये नीचे साइड है, बताएं किस साइड होगी? तो ये इधर साइड होगी ना, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार को इनमें से किस अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है? बताइए। जो भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार जो है इनमें से किस अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम द्वारा, घरेलू हिंसा अधिनियम द्वारा, समान परितोषित अधिनियम द्वारा, या बाल श्रम निषेध अधिनियम द्वारा? बताइए किस अधिनियम द्वारा जो है इसको बताया गया है?
तो देखिए, भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार को किस अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है? तो किशोर न्याय अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? किशोर न्याय अधिनियम द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? तो वो है भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार को किसके द्वारा परिभाषित? तो किशोर न्याय अधिनियम द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर न्याय अधिनियम। चलिए, गृह विज्ञान एक है, बताइए क्या है? गृह विज्ञान एक क्या है? गृह विज्ञान एक क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जैव रासायनिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, या फिर जंतु विज्ञान है? बताइए क्या है? सभी लोग बताएंगे आंसर क्या है कि जो गृह विज्ञान है वो क्या है एक। तो देखिए, गृह विज्ञान एक क्या है? तो गृह विज्ञान एक अनुप्रयुक्त जो विज्ञान होता है वो है ना। अनुप्रयुक्त विज्ञान को क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। अनुप्रयुक्त विज्ञान को गृह विज्ञान कहा जाता है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। जो भारत के संदर्भ में अगर शारदा नियम देखते हैं तो वो क्यों महत्वपूर्ण है? ये 14 वर्ष से तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देता है, इसलिए ये बालिकाओं को निःशुल्क अध्ययन सामग्री आपूर्ति कराती हैं, इसलिए ये बालिकाओं का बाल विवाह निषिद्ध कराता है, इसलिए ये बाल श्रम को निषिद्ध कराता है। इसलिए बताइए, शारदा अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है वो क्या करता है? ये बालिकाओं का बाल विवाह क्या कराता है? निषिद्ध करता है। ये बाल विवाह क्या करता है? निषिद्ध करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बाल विवाह निषिद्ध करने का कार्य करता है। कौन? तो कौन करता है बाल विवाह निषिद्ध करने का काम? तो वो करता है शारदा अधिनियम। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड का लाभ मिलता है, बताइए किस में मिलेगा? पत्र लेखन में मिलेगा, व्याख्यान तैयार करने में मिलेगा, या प्रश्न पत्र तैयार करने में, या उपरोक्त में से सभी बताइए किस में इसका फ़ायदा मिलेगा? बताएं किस में फ़ायदा मिलेगा? MS वर्ड का लाभ किस में मिलेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस में? उपरोक्त सभी में मिलेगा। किस में मिलेगा? उपरोक्त सभी। पत्र लेखन में भी मिलेगा, व्याख्यान तैयार करने में भी, और प्रश्न पत्र तैयार करने में भी इसका फ़ायदा मिलता है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ECCE का पूरा नाम क्या है? ECCE का पूरा नाम क्या है? बताएं क्या है इसका पूरा नाम? सभी लोग बताएंगे कि ECCE का पूरा नाम क्या है। चल, तो ECCE का पूरा नाम क्या है? तो ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो किसका? ECCE का फुल फॉर्म है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। दहेज निषेध अधिनियम किस में किस वर्ष में लागू किया गया था? बताइए, दहेज अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? सभी लोग आंसर लगाएंगे कि दहेज अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1971, 1981 या फिर 1991। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1961 में दहेज अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे, है ना। जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी तक, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने क्या कहते हैं अभी तक जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिलती रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला मुखिया वाले परिवार को कहा जाता है। बताइए, अगर जिस घर में महिला जो है वो मुखिया का कार्य कर रही है तो उस परिवार को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम पितृसत्तात्मक बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलेंगे, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी स्थानिक या फिर पति स्थानिक। बता, तो ये देखिए, जिनमें पुरुष कोई भी मुखिया होते हैं तो उसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं, लेकिन जिसमें माता मुखिया होती हैं उसको क्या कहते हैं, मातृसत्तात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मातृसत्तात्मक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृसत्तात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन किसी ग्राफिक मतलब चित्रात्मक फाइल का विस्तार एक्सटेंशन नहीं है। बताइए, कोई भी चित्रात्मक फाइल का विस्तार नहीं है एक्सटेंशन, .gpb या bmp या png या फिर डो। बताइए कौन सा है। तो देखिए, डोज क्या है, एक चित्रात्मक फाइल नहीं है। डोज एक क्या है, वर्ड की जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को अधिकार देता है। किस तरीके का अधिकार देगा। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 है वो किस प्रकार का अधिकार देता है महिलाओं को। पति से निर्वाह पाने का अधिकार, निसंतान महिला, या फिर अंतर जातीय विवाह, या फिर पैतृक संपत्ति। बताइए किसका अधिकार देता है। तो देखिए, हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 जो है महिलाओं को किस प्रकार का अधिकार देता है, तो पति से निर्वाह पाने का, है ना, जो जीवन यापन करने के लिए पैसा जो रहता है महीने भर का, तो वो क्या करेगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को ये अधिकार देता है। चलिए बताइए कि मनुष्य में अंड कोशिका का निषेचन में होता है। बताइए किस में होगा, अंड कोशिका का जो निषेचन है महिलाओं में किस में होगा, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब में, या फिर गर्भाशय में। बताइए कि निषेचन की प्रक्रिया, जो अंडे का निषेचन होता है वो किस कोशिका में होता है, किस जगह पर होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो मनुष्य में अंड कोशिका का जो निर्वाचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो राइट आंसर फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FCI का पूरा नाम क्या है। FCI का पूरा नाम क्या है, फॉरेन कोऑपरेशन विद इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फॉसिल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर फूड कमिंग टू इंडिया। बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। तो FIC का पूरा नाम क्या होगा, तो FIC का फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, किसका, FCI का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाओं किसके माध्यम से करता है। जो कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं होती हैं वो किससे होती हैं, तो जो CPU मतलब कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, या फिर मेमोरी द्वारा, आउटपुट द्वारा, या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा होती हैं। तो देखिए, अगर जो कंप्यूटर में सभी जो तार्किक गणनाएं होती हैं वो कौन करता है, CPU करता है। कौन करता है, CPU करता है। अगर इसकी जगह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देते तो वो इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन उसके CPU जो बॉक्स होता है उसी के अंदर ये यूनिट भी लगी होती है ALU, तो इसलिए राइट आंसर ALU भी हो सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लात मारना, घूंसा मारना, पीटना ये किसका कार्य है। बताइए ये किस प्रकार का कार्य है, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार, या फिर वित्तीय दुर्व्यवहार। बताइए किस प्रकार का दुर्व्यवहार है।
लात मारना, घूंसा मारना, पीटना। तो देखिए ये सभी यौन दुर्व्यवहार नहीं हैं, भावात्मक भी नहीं है, वित्तीय भी नहीं। ये कैसे हैं? शारीरिक दुर्व्यवहार हैं। किस प्रकार के दुर्व्यवहार हैं? शारीरिक दुर्व्यवहार हैं। ठीक है, तो लात मारना, घूंसा मारना, पीटना, ये सब कैसे दुर्व्यवहार हैं? शारीरिक दुर्व्यवहार हैं। तो राइट आंसर शारीरिक दुर्व्यवहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि इसमें से कौन समाज की आधारभूत इकाई है? बताइए इनमें से कौन समाज की आधारभूत इकाई है? पति पत्नी, विद्यालय, परिवार या फिर पड़ोसी? बताइए किसकी आधारभूत इकाई है? समाज की आधारभूत इकाई इनमें से किसको कहेंगे? तो देखिए समाज की आधारभूत इकाई जो है वो किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परिवार को आधारभूत इकाई कहा जाता है किसी भी समाज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसको देख लेते हैं। चलिए छोटा सा है, देख लेते हैं कि किस साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि 30% बढ़ जाएगी। देखिए कोई धनराशि कितनी थी? 100 थी। अपने आप में ये 100% होती है, तो ये कितनी बढ़ गई? 30%। मतलब कि ये कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी। तो कितनी बढ़ी? ये 30% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 30% बढ़ी है। और ये कितने वर्षों में? 2 वर्षों में बढ़ी। कितनी वर्षों में बढ़ी है? तो 2 वर्षों में बढ़ी है। तो इसका हम 2 वर्षों में बढ़ी, पहले तो हम ये देख लेते हैं 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है। तो 15 बढ़ रही है। कितनी बढ़ेगी एक में? तो 1 सेकेंड रुकें। तो ये कितनी है? 2 वर्षों में ये बढ़ रही है। अच्छा 2 वर्षों में बढ़ रही है। तो देखिए कितना थी? 100 थी। अरे 1 सेकेंड, 100 थी, 130 हो गई। कितनी बढ़ गई? 30 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है? 30 बढ़ गई है। तो किस दर हमको ज्ञात करनी है? तो एसआई कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। ठीक है, और हमारे पास 100 क्या था? जो हमारा प्रिंसिपल था। दिन कितने हैं? 2 साल हैं। ठीक है, और रेट हमको पता नहीं है, और ये 100। ठीक है, तो राइट आंसर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगी? ये 15% राइट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगी? ये 15% बढ़ जाएगी। वैसे नॉर्मल था एसआई जो है, ये तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं। 30 रुपये बढ़ रहा है तो मतलब एक बार में 15 बढ़े होंगे और एक बार में 15, लेकिन फिर भी चलिए। बाइनरी का अर्थ क्या होता है? बताइए बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं? 0 1 को, और 1 2 को, 2 3 को, या 3 4 को? तो जो बाइनरी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 0 1 कहलाते हैं। बाइनरी नंबर किसको कहा जाता है? 0 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। 0 मतलब क्या होता है? ऑफ, और 1 मतलब क्या होता है? ऑन होता है। तो 0 1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। तो राइट आंसर 0 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए इसको हम बाद में कराएंगे, इनको पहले ये वाले क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। तो बताइए कि सर्व शिक्षा अभियान में सुधार हेतु एक योजना चलाई गई थी, वो कौन सी थी? बताइए। शिक्षा अभियान में सुधार हेतु एक योजना थी, वो कौन सी थी? महिलाओं की कानूनी स्थिति, महिलाओं की कार्यात्मक स्थिति, और महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, या महिलाओं की राजनीतिक स्थिति? बताएं कौन सी स्थिति थी? चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे कि कौन सी स्थिति थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान के सुधार किसके लिए है? तो महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए। किसके लिए? महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम था वो आया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए आया था? तो महिलाओं की जो शैक्षिक स्थिति है उसके सुधार के लिए आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निषेचन से लेकर 2 माह के विकास तक की अवधि के दौरान निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? जो निषेचन से लेकर 2 महीने तक के विकास तक की अवधि के दौरान जो निषेचित अंडा होता है उसकी कोशिका को क्या बोलेंगे? भ्रूण, युग्मनज, गर्भस्थ शिशु या फिर अंड कोशिका? बताइए क्या बोला जाता है? बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि निषेचन से लेकर 2 माह के विकास तक की जो अवधि के दौरान निषेचित अंड कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? भ्रूण कहा जाता है। चलिए तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। मतलब कि जो निषेचित अंडे होते हैं, निषेचन से लेकर 2 माह के विकास तक की जो अवधि होती है उसमें निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? भ्रूण कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। चलिए, इसमें दिया है कि आकृति बनाएं। कौन सी आकृति बन सकती हैं? कि पति, पत्नी और परिवार। देखिए, एक परिवार होता है और इसमें एक पति होता है, पत्नी होती है। ठीक है, अलग अलग कुछ पति पत्नी तो हो नहीं सकते, तो ये अलग वाला जो बनेगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक से अधिक पत्नी से विवाह क्या कहलाएगा? बहुपत्नित्व, मातृवंश या फिर मातृ प्राधान्यता? बताइए। अगर कोई एक से अधिक विवाह करता है, एक से अधिक उनकी पत्नी होती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बहुपत्नित्व। क्या कहा जाता है इसको? बहुपत्नित्व बोला जाता है, पॉलीगाइन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलीगाइन्स कहा जाता है, बहुपत्नित्व कहा जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुपत्नित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हेतु एक कार्यक्रम है। बताइए, राष्ट्रीय साक्षरता हेतु एक मिशन कौन सा है? किसके लिए है ये मिशन? शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए है या फिर आवास के लिए है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो लाया गया था वो किसके लिए है? तो वो किसके लिए है? शिक्षा के लिए। किसके लिए है? शिक्षा के लिए है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने एक बार सभी लोग जोरदार है ना, जितने लोग क्लास देख रहे हैं आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे ताकि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कर देंगे। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चलिए बताइए कि एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किस माध्यम से फैल सकता है? बताइए। अगर है ना एड्स जो है वो एक व्यक्ति से मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से फैल सकता है? भोजन साझा करने से, रक्तदान मतलब कि खून चढ़ाने से, कंघा साझा करने से या मच्छर काटने से? बताइए किससे हो सकता है? तो देखिए, एड्स संक्रमित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से जा सकता है? तो संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा? तो वो फैलेगा जो रक्त मतलब खून चढ़ाते हैं, है ना, और यूज़ की हुई निडल का यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों से क्या होता है? तो इन सभी चीज़ों से एड्स फैलने के क्या होते हैं? प्रभाव मतलब एड्स फैलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आमाशयी स्राव को रोकता है? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आमाशयी स्राव को क्या करेगा? रोकने का कार्य करता है। आमाशयी स्राव को रोकने का कार्य करता है। एस्ट्रोगेस्ट्रोन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर गैस्ट्रिन या फिर पैंक्रियोजाइसिन? बताइए कौन करता है? बताएं कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आमाशयी स्राव को कम करता है?
बताएंगे कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आमाशयी पेंक्रियास को कम करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटेरोगेस्ट्रोन। क्या, एंटेरोगेस्ट्रोन जो है, एंटेरोगेस्ट्रोन जो है वो क्या करता है, इनमें से आमाशय हार्मोन आमाशय स्राव को रोकता है। क्या करता है, आमाशय स्राव को ये रोकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टेरोगेस्ट्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के किसी खंड में आकस्मिक परंतु स्थायी परिवर्तन हो जाए। बताइए कि डीएनए के किसी भी खंड में आकस्मिक या फिर आकस्मिक या स्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे, वंशानुगतता बोलेंगे, या जाति वृत्तात्मक प्रकार बोलेंगे, या व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार बोलेंगे। बताइए कि डीएनए के किसी भी खंड में आकस्मिक क्या हो जाए, आकस्मिक परंतु स्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन, मतलब कि म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। चलिए बताइए कि भारत में 1 वर्ष और उससे कम आयु के कामकाजी बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताएं भारत में वर्ष मतलब कि कितने वर्ष तक के बच्चे, मतलब कितने वर्ष से कम आयु तक के बच्चे को, कामकाजी बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में परिभाषित करेंगे, 14, 13, 12 या फिर 10। बताइए किस उम्र के बच्चे को। तो याद रखें आप कि ये जो है कितना, तो 14 साल तक से नीचे जो बच्चे होते हैं, 14 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कामकाजी बच्चों के रूप में और श्रमिक के रूप में उनको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब चालू किया गया, 2004, 2005, 2006, 2007। बताइए ये इसका जो क्वेश्चन था ये पहले भी आ चुका है। सोचिए एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन दिए लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से दिया था और ये अलग है। बताइए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब दिया गया था, तो 15 अगस्त और 2005। कब आया था ये, 15 अगस्त 2005 को आया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था, 15 अगस्त 2005 को आरंभ किया गया। तो 15 अगस्त 2005 को आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर 2005 हो जाएगा। चलिए बताइए डेटा की कोडिंग असाइन करने के लिए की जाती। बताइए किस, मतलब डेटा की जो कोडिंग होती है वो किसको असाइन करने के लिए की जाए, उत्तर को संख्यांक करने के लिए, या फिर उत्तर को प्रतीक के रूप में, या दोनों के रूप में, या फिर कोई नहीं। बताइए किसके रूप में। तो देखिए जो कोडिंग होती है उसके डेटा, मतलब कोडिंग जो डेटा की कोडिंग जो असाइन करने के लिए की जाती है किसके, तो संख्यात्मक उत्तर को, जिसे ही जो एक सेकंड रुकिए, न्यूमेरल जो होती है, नंबरल जिसको बोला जाता है, न्यूमेरिकल है ना। इसके अगर आंसर आपको न्यूमेरिकल देना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, डेटा की कोडिंग मतलब असाइन की जाती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चलिए बताइए ICDS मतलब कि बाल विकास जो समेकित बाल विकास सेवा कब आरंभ की गई थी। IDS योजना कब आई थी, ICDS योजना कब चालू की गई थी बताएं। तो ICDS योजना 2 अक्टूबर 1975 को चालू की गई थी। कब, 1975। तो राइट आंसर क्या है, 1975 को चालू की गई थी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से MS ऑफिस का एक घटक नहीं है। इनमें से MS ऑफिस का एक घटक नहीं है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट या MS इन लुक। तो देखिए MS वर्ड भी इसका एक पार्ट होता है। ठीक है MS ऑफिस का MS एक्सेल भी होता है, MS पावर पॉइंट भी होता है, लेकिन MS इन लुक कुछ नहीं होता। क्या, MS इन लुक जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइट आंसर MS इन लुक। बताइए आधारभूत शिक्षा जो है, आधारभूत शिक्षा मतलब कि नई
तालीम द्वारा आरंभ की गई अवधारणा है? बताइए। आधारभूत शिक्षा किसके द्वारा आरंभ की गई अवधारणा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एस.के. डे या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखना, आधारभूत जो है बेसिक एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी जी ने बात की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन की बात की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक सेकेंड, बताइए। PMGSY, बताइए, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? 2000 में या फिर 2001, 2002, 2003? बताएं। प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना जो है वो कब ये चालू की गई थी? तो ये कब चालू हुई थी? 2000 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बया संधि के दौरान लड़कों में होने वाली सर्वाधिक सुस्पष्ट दृश्य परिवर्तन कौन सा होता है? बताएं। जो बया संधि के दौरान लड़कों में होने वाली सबसे अधिक सुस्पष्ट दृश्य परिवर्तन क्या है? लंबाई में वृद्धि, कंठ का विकास या फिर शुक्राणु का उत्पादन या फिर पसीना अधिक आना? बताइए। बया संधि के दौरान लड़कों में होने वाली सबसे अधिक सुस्पष्ट या फिर सुस्पष्ट दृश्य परिवर्तन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई में वृद्धि। क्या है? लंबाई में वृद्धि। बया संधि के दौरान लड़कों में होने वाला सबसे अधिक सुस्पष्ट दृश्य परिवर्तन कौन सा है? लंबाई में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिसेफ के लिए कार्य है। बताइए, यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तलाकशुदा के लिए या फिर पुरुष के लिए? बताएं किसके लिए कार्य करता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखें न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में किसका है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है और ये बच्चों के लिए कार्य करता है। किसके लिए करता है? बच्चों के लिए कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए कि किसके कारण से आंतरिक रक्त स्राव होता है? इनमें से किसके कारण आंतरिक रक्त स्राव हो सकता है? चोट, रोग, दबाव या फिर उपरोक्त में से सभी? बताएं किसके कारण जो है आंतरिक रक्त स्राव होता है? तो देखिए इनमें से किसके कारण आंतरिक रक्त स्राव होगा? तो वो होगा, चोट के कारण भी होता है, रोग के कारण, दवा के कारण भी और उपरोक्त में से सभी। क्या आ जाएगा राइट आंसर? उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 2007 में एक है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंट्रोल सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम है, ये लाइफ सिस्टम है? बताएं। जो विंडो 7 है, विंडो 7 मतलब 2007 जो है वो 2007 जो है विंडो 2007 बुक के उसमें एक क्या है? ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम है या फिर लाइफ सिस्टम है? तो देखिए ये एक क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि तेल स्रावित करती है? बताइए कौन सी ग्रंथि जो है तेल स्रावित करती है? अपटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर सेबेशियस ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि? बताइए कौन सी ग्रंथि जो है वो तेल स्रावित करती है? तो देखिए तेल स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो त्वचा वसा मतलब कि सेबेशियस जो ग्रंथि होती है वो किसका तेल का स्रावरण करती है? किसका स्रावरण करती है? तेल का स्रावरण करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल इसका राइट आंसर सेबेशियस ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका खंड 22 सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। तो आपका आज खंड ए और खंड बी जो है हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। एक बार क्लास को सभी लोग क्लास को ज़ोरदार शेयर कर देंगे, क्लास को जाते समय लाइक करके जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसमें इस पार्ट में हमने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके आपको खंड ए और खंड बी दोनों ही कंप्लीट करा दिए हैं। अब खंड सी और डी जो है अगले पार्ट में हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखते रहिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में और अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराएंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से आपका पेपर दे सकें। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में और अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।